नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस और लाइव मिंट का कंपाइल करके बड़ी मात्रा में लिथियम की डिस्कवरी हुई है इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। क्या इसके मायने हैं, डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू का पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स से संबंधित। और सबसे लास्ट में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, बेसिक्स पे डिस्कस करेंगे। वैसे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का जो टॉपिक है वो सदाबहार है, कुछ समय बाद सुर्खियों में आता रहता है, लेकिन शुरू के जो 2 आर्टिकल्स हैं, 2 इश्यूज हैं, वो रिलेटिवली नए हैं। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले आज का एक क्वेश्चन देख लीजिए। वाई डू एथिकल स्टैंडर्ड्स चेंज विद टाइम? एथिकल स्टैंडर्ड्स समय के हिसाब से चेंज क्यों हो जाते हैं? सबसे बेसिक एग्जाम्पल इसका जो आपके मन में भी आया होगा, सती प्रथा। पुराने समय में सती प्रथा को एक्सेप्ट किया जाता था, बल्कि एथिकल माना जाता था कि जिस महिला के हस्बैंड की डेथ हो गई है, अगर वो जिंदा जल जाती है तो ये एक प्रकार से एथिकल बिहेवियर है। लेकिन आज के समय में इसे बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है, यानी जो चीज़ पहले एथिकल थी आज के समय में बहुत ज़्यादा अनएथिकल हो गई है। तो ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए होता है कि समय के अनुसार ना ह्यूमन बीइंग्स की सोच बदल जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, नई डिस्कवरीज सामने आ जाती हैं। इस वजह से जो पहले एथिकल था वो अनएथिकल हो जाता है, जो पहले अनएथिकल था वो एथिकल हो जाता है। मतलब समझ गए आप? नई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज सामने आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सामने आती हैं, नई नई साइकोलॉजिकल रिपोर्ट सामने आती हैं, तो उसी के हिसाब से लोगों की जो सोच है वो बदलती रहती है। एक सिगरेट पीने का एग्जाम्पल देखिए। 1930s में ना 1920s में 30s में सिगरेट पीना काफ़ी सही माना जाता था, बल्कि कैंपेन चला था कि महिलाओं को भी सिगरेट पीनी चाहिए ताकि इक्वलिटी आए। ऑलमोस्ट हर एक पर्सन उस समय सिगरेट पीता था, इतनी महंगी भी नहीं होती थी। लेकिन ना 1964 में एक डिस्कवरी सामने आई कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है, डायबिटीज़, शरीर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद से ही इसे अनएथिकल माना जाने लगा। पहले जो चीज़ एथिकल हुआ करती थी, मतलब अगर यूं बोले कि एथिकली ना हुआ करती थी, तो अनएथिकल तो नहीं था कम से कम सिगरेट पीना। लेकिन आज के समय में तो इसे गलत माना जाता है, क्योंकि पता है कि इससे शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो जैसे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, जैसे जैसे नई रिसर्च सामने आती है, एथिकल अनएथिकल का जो पैरामीटर है वो बदलता रहता है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया में लिथियम डिस्कवरी से संबंधित है, और आप देखो जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में ना एक गांव है सलाल हैमाना। यहां पर ना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने दावा किया है 5.9 मिलियन टन तक का लिथियम यहां पे है। तो ये तो देखो एक प्रकार से व्हाइट सोना मिला है इंडिया को। अगर ये दावा सच साबित होता है तो लिथियम की आज के समय में कीमत काफ़ी ज़्यादा है। लिथियम के बेसिक भी हम डिस्कस करेंगे, लिथियम कहाँ यूज़ होता है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं, ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर का रियासी डिस्ट्रिक्ट। ये आप मैप में देखिए। तो क्या ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो दावा है 100% ट्रू है? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। जब भी देखो साइंटिस्ट को सबूत मिलते हैं ना, जब उन्हें लगता है, बेसिक रिसर्च वो करते हैं, प्राइमरी रिसर्च, कि यहाँ पे ये मेटल हो सकता है, तो वो बताते हैं। ये होती है सेकंड स्टेज, इनफर्ड स्टेज। मतलब अभी सिर्फ उन्होंने ना ऊपर ऊपर की जांच की है, थोड़ा और फर्दर जांच करेंगे तो ये इंडिकेटेड स्टेज में आ जाएगा कि हाँ हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे रिसोर्स के मिलने की, इस केस में लिथियम के मिलने की। और फर्दर रिसर्च में करेंगे तो मतलब मेजर्ड कैटेगरी में आ जाएगा कि अब तो पूरे सबूत मिल चुके हैं कि यहां पे लिथियम या फिर कोई दूसरा रिसोर्स है ही। तो अभी साइंटिस्ट का जो दावा है ना सिर्फ इनफर्ड स्टेज में है, इवन इंडिकेटेड स्टेज में भी नहीं आया है। उसके आगे आता है मेजर्ड स्टेज। तो फर्दर जांच करने पर पता लगेगा। लेकिन अभी इनिशियल जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, 3 साल से वहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। हालांकि दावा तो बहुत पुराना था, लेकिन उस समय लिथियम की इतनी वैल्यू नहीं थी। अब तो लिथियम आपको पता है इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में,
मोबाइल की बैटरीज में। अब लिथियम की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उस समय इतनी डिमांड नहीं थी तो सरकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एकदम से डिमांड बढ़ी 3 साल पहले सरकार ने कहा था साइंटिस्ट को जाके एक्सप्लोर कीजिए इस रीजन में क्या मिलता है। अब जाके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने कहा है कि हाँ मिल सकता है अगर फर्दर जांच की जाए तो, यानी अभी जांच सिर्फ इनफर्ड स्टेज में है। खैर, लिथियम के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। लिथियम जिसका सिंबल है Li, एल्कली मेटल है, एटॉमिक नंबर है 3। जो ये लिथियम होता है ना, सॉफ्ट होता है, काफी ज्यादा व्हाइट कलर का होता है, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हो। लीस्ट डेंस मेटल है। आमतौर पे देखो मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, लेकिन ये लीस्ट डेंस मेटल है। क्या मतलब है इसका? जैसे देखो यहां पर गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़े नजदीक आते हैं, सॉलिड में टाइटली पैक्ड होते हैं। बट जो लिथियम है ना, इसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं थोड़ा रिलेटिवली, यानी लीस्ट डेंस मेटल है लिथियम, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में काफी जल्दी रिएक्ट कर लेता है। इसलिए लिथियम जो मिलता है ना, वो कॉम्बिनेशन में मिलता है दूसरे सब्सटेंसेस के, कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है। हाईली रिएक्टिव होता है, फ्लेमेबल होता है, आग जल्दी पकड़ लेता है, इसलिए इसे वैक्यूम में स्टोर करके रखा जाता है ताकि जल्दी से आग ना पकड़ सके। अब लिथियम के बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिए। वर्ल्ड में लिथियम कहां कहां मिलता है ये देखिए, पहले वर्ल्ड का देख लीजिए, फिर इंडिया की बात करते हैं। वर्ल्ड में चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया, चाइना, यहां पे लिथियम सबसे ज्यादा मिलता है। खास करके ये साउथ अमेरिका के 3 देश जो है ना, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये एक प्रकार से लिथियम ट्रायंगल है। प्री में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से देश हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। ये यहां पर जो अटाकामा डेजर्ट है ना, मैं आपको यहां पर एक सेकंड रुकिए, इरेज कर देता हूं, ये देखिए हाईलाइट करके बताता हूं। यहां पे ये अटाकामा डेजर्ट है, चिली है यहां पर, तो यहां पे लिथियम सबसे ज्यादा मिलता है। इंडिया कहां से इंपोर्ट करता है? इंडिया के पास नहीं है यार, अभी इंडिया इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया से, अर्जेंटीना से। लेकिन इंडिया में ना पोटेंशियल है काफी जगहों पर लिथियम मिलने का। जैसे देखो राजस्थान में सांभर और पंचपाड्रा जो एरिया है ना, यहां पे मिल सकता है। गुजरात के रण ऑफ कच्छ में मिल सकता है। राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में जो बड़ी बड़ी माइका बेल्ट्स है ना, वहां पे भी लिथियम मिल सकता है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की पेग्माटाइट बेल्ट्स में मिल सकता है। इसके अलावा कर्नाटक के मांड्या में भी स्कोप है लिथियम मिलने का स्कोप है। समझ गए? अब बात करते हैं, ये जो लिथियम मिला है, मतलब दावा किया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? देखो आज के समय में लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल होती हैं विंड टर्बाइंस में, सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो ग्रीन इकोनॉमी के लिए लिथियम का मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट। जब देखो लिथियम की माइनिंग यहां पे होगी तो लोकल लेवल पे यूथ को एम्प्लॉयमेंट के ज्यादा अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट, फ्यूचर पोटेंशियल। देखो लिथियम और कोबाल्ट की जो मार्केट है काफी तेजी से ग्रो हो रही है, और 2050 आते आते लिथियम और कोबाल्ट की जो मार्केट है 500% तक इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट भी 2030 आते आते 823 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। 2001 से 2030 के बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में एनुअल बेसिस पे कंपाउंड एनुअली ग्रोथ कितनी हो रही है? 18.2%, और इंडिया में तो और भी ज्यादा। 2028 आते आते कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होगी 23.76%। नेक्स्ट, अभी इंडिया देखो लिथियम इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया से, अर्जेंटीना से, चाइना, हांगकांग से, लेकिन लिथियम जब यहां पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो सेल्फ सफिशिएंट हम हो जाएंगे, खुद से मतलब बैटरीज हम बना सकेंगे, ये अच्छी चीज है। इसके बाद देखो सरकार का जो टारगेट है 2030 आते आते हमारे देश में टोटल जितने प्राइवेट व्हीकल्स हैं ना 4 पहिए वाले, उनमें से 30% तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। 2030 आते आते 70% कॉमर्शियल व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए, और 2030 आते आते 2 पहिए वाले और 3 पहिए वाले 80% जो व्हीकल्स है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। तो लिथियम रिसोर्स का मिलना मजबूत करेगा इस मिशन को, इंडिया के नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेशन मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज को। मतलब मोबिलिटी मिशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और बैटरी स्टोरेज का जो काम है ये भी मजबूत होगा। लेकिन देखो काफी सारे कंसर्न्स हैं। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स।
जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म स्प्रेड करने की कोशिश करता है, तो यहां पे जब लिथियम का एक्सप्लोरेशन होगा, माइनिंग होगी, तो टेररिस्ट अटैक्स का खतरा है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। लिथियम की माइनिंग में बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद नेक्स्ट, ज्योग्राफिकली अनस्टेबल रीजन। देखो, ऑस्ट्रेलिया में जो लिथियम का रिसोर्स है ना, वो ऐसी रॉक्स में है जो काफी सालों से स्टेबल है, वहां पे माइनिंग होती है, चट्टानों के टूटने का खतरा नहीं है। लेकिन हिमालयन रीजन रिलेटिवली यंग है, स्टेबल नहीं है, यहां पे माइनिंग होगी तो हालात खराब हो सकते हैं, मतलब लैंडस्लाइड्स, ये सब चीजें ज्यादा आ सकती हैं, फ्रेजाइल रीजन है। लास्ट में वे फॉरवर्ड में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो लिथियम का एक्सप्लोरेशन यहां पे स्टार्ट होगा, अच्छी चीज है, लेकिन लिथियम का एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन इस प्रकार से होना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो और किसी प्रकार से नुकसान ना हो, ना तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी को नुकसान हो, मतलब टेररिज्म वगैरह बढ़े, और दूसरा इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, इस प्रकार से लिथियम को एक्सप्लोर किया जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाए। और अभी देखो हमारी जो इकोनॉमी है ग्रीन इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो लिथियम को एक्सट्रैक्ट करके इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि एनर्जी पॉवर्टी खत्म हो, गरीब लोग भी एनर्जी को आसानी से एक्सेस कर सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में हम आगे बढ़ें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लिथियम की डिस्कवरी से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, हाल ही में देखो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस एस अब्दुल नजीर को ना आंध्र प्रदेश का गवर्नर अपॉइंट किया गया। काफी सारे क्वेश्चंस उठने लगे, कुछ लोगों ने कहा इन्होंने अयोध्या राम मंदिर केस में जजमेंट दी थी, तो इनको आंध्र प्रदेश का गवर्नर अपॉइंट करके सरकार ने इनको इनाम दिया है एक प्रकार से। इससे पहले भी देखो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए कुछ जजेस को हाई प्रोफाइल अपॉइंटमेंट्स दी गई हैं। फॉर एग्जांपल पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। इसके अलावा जस्टिस पी सदाशिवम, ये भी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनको केरला का गवर्नर बनाया गया। देखो ये जो अपॉइंटमेंट्स है ना, इन अपॉइंटमेंट्स के थ्रू सरकार ने एक प्रकार से सिग्नल देने की कोशिश करती है जजेस को कि अगर आप हमारा साथ दोगे, अगर आप हमारे फेवर में जजमेंट्स दोगे तो हम आपको इनाम देंगे, जैसे इन 3 जजेस को इनाम दिया गया है। ये एक प्रकार से ना जजेस को गाजर देने के समान है, गाजर का लालच, इनाम का लालच कि आप हमारी चापलूसी करिए, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, हम आपका ख्याल रखेंगे। जैसे हिंदी फिल्मों में विलेन नहीं बोलता, जो लोग हमारा साथ देते हैं डागर उन्हें कभी नहीं भूलता, उस टाइप की चीज है। जजेस को करप्ट करने की कोशिश है, इससे जनता का जो विश्वास है वो जुडिशरी में कम हो जाता है। 1980 में ना जस्टिस वी डी तुलजापुरकर ने यह कहा था, अगर देखो कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई लीडर इलेक्शन जीतता है और फिर जीतने के बाद जजेस उन पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को बुके भेजने लगते हैं, फूल भेजने लगते हैं या फिर कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजने लगते हैं, तो ये गलत है। ये उनकी पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। इससे लोगों का जो कॉन्फिडेंस है जुडिशरी में वो कमजोर होता है। देखो गवर्नर की जो पोजीशन है ना, वैसे तो नाम की है, आपको भी पता है, सेरेमोनियल है, लेकिन फिर भी गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है। सरकार कई बार लार्जर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करती है गवर्नर की पोस्ट से। आपने देखा कि इस प्रकार से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और उस समय गवर्नर थे जगदीप धनखड़, जो आज के हमारे उपराष्ट्रपति हैं, कैसे इनके बीच में काफी तनातनी देखने को मिलती थी। और भी दूसरे राज्यों में हमने देखा। तो गवर्नर की पोस्ट वैसे सेरेमोनियल है, नाम की है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। सरकार यूज करती है इस अपॉइंटमेंट को अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए। और देखो ऐसा नहीं है कि अभी जो एनडीए की गवर्नमेंट है पहली ऐसी सरकार है जिसने जजेस को अपॉइंट किया इंपॉर्टेंट पोस्ट पर। इससे पहले भी इंदिरा गांधी की सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने भी जजेस को बड़े पदों पर अपॉइंट किया है। लेकिन देखो उन्होंने किया है इसलिए आप भी करोगे, ये कोई डिफेंस नहीं हुआ। मतलब उन्होंने गलती की तो आप भी गलती करोगे, ये कोई इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट नहीं हुआ जजेस को इंपॉर्टेंट पदों पर अपॉइंट करने के पक्ष में।
कायदे से देखो किसी भी सरकार का ना ऑब्जेक्टिव तो ये होना चाहिए, ये इंश्योर किया जाए कि बाकी जो आर्म्स है ना, जैसे लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये इंडिपेंडेंट होकर काम करें। बट अभी आपको पता है बीजेपी की मेजोरिटी है, तो इस मेजोरिटी का इस्तेमाल करते हुए सरकार जो है वो दूसरी डेमोक्रेसी के ऑर्गन्स को, जैसे लेजिस्लेचर, जुडिशरी, उनका गला घोटने का काम कर रही है, उनको मैनिपुलेट कर रही है अपने पक्ष में, ताकि पावर को मेंटेन किया जा सके। इसके बाद राइटर कहते हैं सरकार का जो रुख है ना इस मामले में काफी ज्यादा हाइपोक्रिटिकल है। कैसे? लेट लीडर अरुण जेटली, बीजेपी के काफी बड़े लीडर थे अरुण जेटली, जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, वो पोस्ट रिटायरमेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट के काफी खिलाफ थे। उन्होंने संसद में भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया था जब कांग्रेस की सरकार थी कि आप जजेस को लुभाने का काम कर रहे हो। लेकिन देखो वही काम अब बीजेपी भी कर रही है। बट इसमें ना जुडिशरी को भी समझना चाहिए कि अगर देखो सरकार आपको कुछ दे रही है तो कुछ लेगी भी, मतलब फ्री कुछ नहीं है इस दुनिया में, गिवर और टेकर वाली सिचुएशन होती है हमेशा। लेकिन देखो कुछ जजेस ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अपने करेक्टर पर कायम रहे, जैसे जस्टिस अकील कुरैशी। इनको ना सुप्रीम कोर्ट में ना जस्टिस के तौर पे प्रमोशन नहीं दी गई, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में इनका ट्रांसफर होता रहा, और सरकार ने बोला कि नेगेटिव परसेप्शन है इनके बारे में। तो इन्होंने जब रिटायर हुए ना, इन्होंने जवाब दिया कि देखो सरकार का जो स्टेटेड नेगेटिव परसेप्शन है ना मेरे बारे में, वही मेरी इंडिपेंडेंस का सर्टिफिकेट है। मैं रिटायर हो रहा हूं और मेरी प्राइड जो कि त्यों बरकरार है, मैं झुका नहीं। तो ऐसे भी मोरल कैरेक्टर के जजेस हैं। लास्ट में ये कहा जाता है, देखो कुछ जजेस ऐसे हैं जिन्होंने ना ये बोला, जैसे जस्टिस रंजन गोगोई है, उन्होंने राज्यसभा की सीट को जब स्वीकार किया ना, ये बोला मैंने इसलिए स्वीकार किया है ताकि लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच जो गैप है उसे खत्म किया जा सके। लेकिन देखो इनकी अटेंडेंस ना के बराबर है, इन्होंने कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे राज्यसभा में। जस्टिस सदाशिवम ने कहा कि लोगों को सर्व करने के लिए मैंने गवर्नर की पोस्ट को स्वीकार किया। जनता को तो देखो वैसे ही सर्व किया जा सकता है, उसके लिए गवर्नर की पोस्ट एक्सेप्ट करने की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो गवर्नर जो जजेस हैं उनकी सबसे ज़्यादा जरूरत कहाँ पे है? उनकी सबसे ज़्यादा जरूरत है ट्रिब्यूनल्स में, कमीशंस में, वहाँ इनकी ज़्यादा जरूरत है, बजाय के पॉलिटिकल पेट्रोनेज वाली जो पोस्ट है इनको स्वीकार करना। आइडियली देखो जुडिशियल जो कम्युनिटी है ना, इनको खुद ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। जैसे चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें डिसाइड किया जाए कि हम कोई भी जज पॉलिटिकल पेट्रोनेज वाली पोस्ट स्वीकार नहीं करेगा। और एडिशनली रिटायरमेंट के बाद 2 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए कि 2 साल की रिटायरमेंट, 2 साल रिटायर होने के 2 साल बाद तक आप कुछ पोस्ट नहीं स्वीकार करोगे और 2 साल बाद कर सकते हो। ऐसा कुछ 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। अब लास्ट में यह कहा जाता है, देखो जस्टिस YV चंद्रचूड़, इन्होंने कहा जुडिशरी को आज के समय में, मतलब आज के समय में जुडिशियल इंडिपेंडेंस को सबसे बड़ा जो खतरा है ना जुडिशरी के अंदर से है। तो जब भी कोई जज बनता है ना, एक प्रकार से वो जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है कि फ्री, इंडिपेंडेंट और फेयर जुडिशरी के प्रोमिस को वो पूरा करने का काम करेगा। और एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है जजेस का जनता के साथ में कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, बिना बायसनेस के वो जनता के लिए काम करेंगे और सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पेट्रोनेज वाली पोस्ट को स्वीकार करके जजेस इंडिपेंडेंट ढंग से काम नहीं कर सकते और जनता से अपना प्रोमिस पूरा नहीं कर पाते। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सौम्या स्वामीनाथन के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। देखो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस संबंधित आर्टिकल हमने जनवरी में डिस्कस किया था। इसमें होता यह है कि ड्रग्स का असर कम हो जाता है पेशेंट पर, क्योंकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर वायरसेस हैं वो ड्रग के अगेंस्ट एक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाते हैं, कर लेते हैं। कितनी भयंकर सिचुएशन होगी सोच के देखिए। मामूली सा फीवर हुआ लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि फीवर की दवाई का असर ही नहीं हो रहा है। ये एक प्रकार से देखो साइलेंट पैंडेमिक है, ऐसी महामारी जो चुपचाप चल रही है। अगर ये चलती गई तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा ह्यूमन सभ्यता को, हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी।
कि लोगों की गंभीर बीमारियां तो ठीक हो जाएं, लेकिन सिंपल इन्फेक्शंस ठीक नहीं होंगे आसानी से और उनसे पेशेंट्स की डेथ होने का खतरा भी रहेगा। यहां पर देखिए, लॉन्गर हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, डिलेड रिकवरी, लोग ठीक होंगे, काफ़ी देरी से ठीक होंगे और इन्फेक्शंस आसानी से ठीक नहीं होंगे। 2019 में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की वजह से 4.95 मिलियन, ऑलमोस्ट 50 लाख लोगों की डेथ हो गई। और देखो, इंडिया जो है, अब की बार G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास में है और इंडिया इस इशू के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकता है, ज़्यादा अच्छे इनिशिएटिव्स ले सकता है एज ए गुड लीडर। वैसे हाल ही में ना 3rd ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ऑर्गेनाइज हुई 24-25 नवंबर 2022 को। कहाँ पर? मस्कट में, जहाँ पे 30 देशों ने मिलकर मस्कट मिनिस्ट्रियल मैनिफेस्टो को अडोप्ट किया एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के ऊपर, जिसमें ऐसी ऐसी बातें बोली गई जैसे वन हेल्थ एक्शन पर ध्यान दिया जाएगा। वन हेल्थ एक्शन मतलब इन्वायरमेंटल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ, तीनों की जो हेल्थ है ना आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर इंसान ये सोचे कि सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को इंप्रूव करना है बिना एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंटल हेल्थ पर ध्यान दिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मस्कट में जो टारगेट अडोप्ट किए गए उनको आप एक बार देख लीजिए। देखो, 2030 आते आते एग्री फूड सिस्टम में जो एंटी माइक्रोबियल्स का इस्तेमाल होता है उसे 30 से लेकर 50% के बीच में कम किया जाएगा। इसके अलावा अभी जो एंटी माइक्रोबियल्स का इस्तेमाल होता है ना एनिमल और फूड प्रोडक्शन में, उसके यूज़ को ख़त्म किया जाएगा और ये देखो ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट 2030 आते आते ह्यूमंस में एंटीबायोटिक टेबलेट्स का या फिर ड्रग्स का जो भी इस्तेमाल होता है ना उसे ओवरऑल 60% कम किया जाएगा। तो ये टारगेट्स मस्कट में अडोप्ट किए गए थे। अब देखो, कुछ और बेसिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से संबंधित। क्यों है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस? मेनली 6 रीजंस की वजह से होता है। सबसे पहले है ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी उन मेडिसिन का ओवर यूज जिनका इस्तेमाल किया जाता है हमारे शरीर में हार्मफुल बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दूसरा, पेशेंट्स काफ़ी बार एंटीबायोटिक्स के कोर्स को पूरा नहीं करते, बीच में छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तीसरा, आजकल देखो लाइव स्टॉक्स के लिए और इवन फिशेस के लिए, मछलियों के लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है और एक बार अगर एनिमल्स में और फिशेस में एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो वो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में भी एंटर कर सकता है फिजिकल कॉन्टैक्ट की सहायता से, या फिर मछलियों को, एनिमल्स को खाने के लिए भी ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। तो वो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में एंटर कर जाता है और ह्यूमन बींग्स में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को डेवलप कर देता है। इसी से संबंधित एक काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली इन्वेस्टिगेशन सामने आई। पशु पक्षियों के लिए मेडिसिन डेवलप करने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जोइटिस। ये कंपनी इंडियन फार्मर्स को, पोल्ट्री फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं, यानी वो किसान जो मुर्गी पालन करते हैं, ऐसे किसानों को एंटीबायोटिक्स बेच रही थी ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर, जिससे मुर्गियों की ग्रोथ जल्दी से हो। यूएसए ने देखो 2017 में इस कंपनी को सीधे तौर पे बोल दिया था कि आप एंटीबायोटिक्स को नहीं बेच सकते ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर। यूएसए ने बैन लगा दिया था, लेकिन इंडिया में आपको पता है रेगुलेशन थोड़ा वीक है, तो ये कंपनी अभी भी धड़ल्ले से हमारे देश में पोल्ट्री फार्मर्स को बेच रही है एंटीबायोटिक्स ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर। लेकिन सोचने वाली बात यह है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बाउंड्रीज देख के तो नहीं डेवलप होता। ये यूएसए की मुर्गी है या फिर इंडिया की मुर्गी है, एंटीबायोटिक्स तो डेवलप होगा ही ना। खैर, हम चौथे रीजन की बात करते हैं जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप होता है। नई एंटीबायोटिक्स को हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। पांचवा रीजन, हाइजीन, पुअर सैनिटेशन, इसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और सबसे लास्ट में छठा रीजन, पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए अच्छा मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया जाता हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में, जिसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और काफ़ी बार ऐसा भी देखने को मिलता है, इसे आप सातवां रीजन भी वैसे कह सकते हो, जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, मेडिकल वेस्ट, वो खुले में छोड़ दिया जाता है। खुले में छोड़ने से भी ड्रग रेसिस्टेंट जो बैक्टीरियाज हैं वो इन्वायरमेंट में आते हैं खुले में, और खुले से फिर ह्यूमन बींग्स में एंटर कर जाते हैं।
तो ये 7 रीजंस आप लिख सकते हो अगर यूपीएससी पूछती है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता क्यों है। अब कुछ सजेशंस दिए जाते हैं WHO के द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कैसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को डेवलप होने से रोका जा सकता है। हेल्थ वर्कर्स के लिए अलग से सजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स के लिए अलग से हैं और विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स के लिए अलग से हैं। पहले बात करते हैं हेल्थ वर्कर्स के लिए क्या सजेशन हैं। देखो, इन्फेक्शन को रोकने के लिए इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जाए और जो पेशेंट्स हैं उनके हाथ बार बार धुलवाए जाएं, उनको एनकरेज किया जाए। वैक्सीनेशन जो दी जाने वाली है पेशेंट्स को वो अप टू डेट हो, ऐसा नहीं कि एक बार मेडिसिन दी गई बाद में भूल गया हेल्थ वर्कर, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एंटीबायोटिक्स को अगर देने की आवश्यकता होती है पेशेंट को तो टेस्ट किया जाए कंफर्म करने के लिए कि वास्तव में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए या फिर नहीं। अगर ज़रूरत हो तभी दी जाए, अन्यथा नहीं। और बिल्कुल राइट डोज में दी जाए, ना ज़्यादा दी जाए और ना कम दी जाए, और बिल्कुल राइट ड्यूरेशन के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाएं पेशेंट्स को। उसके बाद इंडिविजुअल्स के लिए क्या सजेशंस हैं। देखो, सिर्फ डॉक्टर्स जब प्रिस्क्राइब करते हैं तभी एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम किया जाए। ऐसा नहीं कि आप मेडिकल की दुकान पर जाओ और एंटीबायोटिक्स खरीद के लेना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट करो तो उस कोर्स को कंप्लीट करो जो डॉक्टर ने बताया है। कभी भी पुराने छूटे हुए एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम मत करो, एंटीबायोटिक्स को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर मत करो, और इन्फेक्शंस को होने से बचाओ, जैसे रेगुलरली हाथ धोना, ये नॉर्मल सी बातें हैं। विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स के लिए क्या सजेशंस हैं WHO के। नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए, एक सर्विलेंस सिस्टम होना चाहिए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैकेनिज्म दुरुस्त होना चाहिए, एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल को रेगुलेट करना और क्वालिटी को भी रेगुलेट करना, सबसे लास्ट में अवेयरनेस फैलाना। तो ये सजेशंस दिए जाते हैं WHO के द्वारा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए, और उन स्टेप्स की इफेक्टिवनेस क्या है। सबसे पहला स्टेप सरकार की तरफ से ये लिया गया, सरकार ने इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स को डाला ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के शेड्यूल H1 के अंदर। देखो, शेड्यूल H1 मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो केमिस्ट आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेच सकते। तो सरकार ने सबसे पहले ये किया, लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है सरकार का ये स्टेप ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सी फार्मेसीज ऐसी हैं जो अभी भी शेड्यूल H1 ड्रग्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच देती हैं कस्टमर्स को, और हमारे देश की जो एजेंसीज हैं वो इस बारे में रेगुलेशन अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। दूसरा, 2017 के अपने नेशनल एक्शन प्लान में सरकार की तरफ से कहा गया था, देखो, हम इस बात पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल एनिमल्स के लिए एज ए ग्रोथ प्रमोटर ना हो, लेकिन इस फ्रंट पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 2017 के नेशनल एक्शन प्लान में सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि फार्मास्यूटिकल फर्म्स के द्वारा एंटीबायोटिक्स को खुले में ना छोड़ा जाए, इसके लिए भी हम प्रॉपर स्टैंडर्ड्स डिफाइन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हैदराबाद में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो मैसिव अमाउंट में एंटीबायोटिक्स को बहा देती है लोकल लेक्स में, रिवर्स में, सीवर्स में, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रेगुलेशन नहीं है। इवन सीवेज में भी एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस को मॉनिटर नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब कुछ स्टेप्स हैं और उनकी इफेक्टिवनेस हमने डिस्कस की। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है, देखो, अब तो सरकार को जागना होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ अब बहुत ज़्यादा तेज़ गति से होने लगा है। 2013 के एक डेटा के अनुसार हर साल 58,000 न्यू बॉर्न्स यानी नए पैदा हुए बच्चों की डेथ हो जाती है सेप्सिस की वजह से। सेप्सिस, देखो, एक ऐसा डिजीज़ है जब एंटीबायोटिक्स को लिया जाता है शरीर में तो उस समय एंटीबायोटिक्स की वजह से जलन होने लगती है पूरे शरीर में, और वो जलन इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से शरीर के कई सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और इससे पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो सेप्सिस की वजह से हर साल 58,000 न्यू बॉर्न्स मर जाते हैं। इसीलिए सरकार को एक्शन लेना होगा, क्योंकि अभी एक्शन नहीं लिया तो बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। अब तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।